नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 17,296 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही 460 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद बात करेंगे चीन को बड़ा खतरा देखते हुए अमेरिका अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया में स्थायी करेगा। उसके बाद बात करेंगे अमेरिका के अंदर सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर आप एक इंडियन अमेरिकन को देख सकते हैं। और उसके बाद काम की खबर में जानेंगे कि 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग, एटीएम और सेविंग खातों से जुड़े कई नियम, और साथ में जानेंगे और भी कई बड़ी खबरें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। काम की खबर। 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग, एटीएम और सेविंग खातों से जुड़े कई नियम, आपका जानना बहुत जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में 1 जुलाई से बदलाव होने जा रहे हैं। सेविंग खाते से लेकर एटीएम तक से जुड़े कई नियमों में बैंक बदलाव लागू करने जा रही है। आप भी नियमों के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर ले। लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो राहत दी गई थी वह 1 जुलाई से नहीं मिलेगी। सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन पर चार्जेस हटा दिए थे। सरकार ने 3 महीने के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। यह छूट सिर्फ 3 महीने के लिए थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है। कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसतन न्यूनतम बैलेंस मतलब कि मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। यह आदेश अप्रैल से जून तक के लिए था। ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी लोगों को किसी भी तरीके का जुर्माना नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन अब 1 जुलाई से आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा कुछ बैंक सेविंग खातों में वार्षिक ब्याज की दरों में भी कमी कर सकते हैं। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होने वाला है। चीन से खतरा, यूरोप से हटाकर एशिया में सेना को तैनात करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चीन की तानाशाही पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए अपने सेना को यूरोप से हटाना शुरू कर दिया है। दरअसल मौजूदा समय में चीन अपने पड़ोसी देशों पर लगातार दबाव बना रहा है। एक तरफ भारत के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब के LAC के पास चीन ने अपनी सेना तैनात कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर साउथ चाइना सी में अपनी आक्रामक रणनीति को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में चीन की इस हरकत को अमेरिका ने बड़ा खतरा बताया है। अमेरिका ने यूरोप में मौजूदा अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हम अपनी सेना को भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी चीन सागर के उन जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं जहां चीन की सेना से सबसे ज्यादा खतरा है। हम ये तय करेंगे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना को सही जगह पूरी ताकत के साथ तैनात किया जाए, ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है। कोरोना अपडेट्स। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 17,296 नए मामले सामने आए, 407 लोगों की मौतें हुई। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 460 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,90,000 से पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,90,000 सक्रिय मामले हैं। 2,90,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं या कहे कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है और अब तक 15,300 लोगों की मौतें हो चुकी है। ट्रंप ने अमेरिका की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर इंडियन अमेरिकन को नामित करने की घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की राजधानी में सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर इंडियन अमेरिकन विजय शंकर को नामित करने की मंशा जताई है। अभी फिलहाल विजय शंकर न्याय विभाग की अपराध शाखा में वरिष्ठ अभियोग वकील और अपील सेक्शन के उप प्रमुख के पद पर काबिज है। पीएम मोदी ने किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ, 1.25 करोड़ को मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभियान को लॉन्च करने के दौरान कई मजदूरों से बातचीत भी की। आगे पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब यूपी ने जो
जो साहस दिखाया है, जो सूझबूझ दिखाई है, जो सफलता पाई है, जिस तरीके से कोरोना से मोर्चा लिया है, जिस तरीके से स्थितियों को संभाला है, वो अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं यूपी के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं और नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि 1.25 करोड़ कामगारों की, कर्मचारियों की पहचान करना, 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों के कौशल का और उनके अनुभव का डेटा तैयार करना और उनके रोजगार की समूची व्यवस्था करना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी कितनी सघन है और कितनी व्यापक रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,556 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। सीएम ने कहा कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे काम देने में आसानी होगी। भारत और चीन का विवाद, सेना के साथ भारतीय नागरिक चीन से लड़ रहे हैं डिजिटल युद्ध। गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा गया चाइनीज रिमोल एप्लीकेशन। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी पर चल रहे विवाद के बीच आम नागरिक चीन से डिजिटल जंग लड़ रहा है। देश भर में कोरोना चाइनीज एप्लीकेशन का बॉयकॉट कर अपना विरोध जता रहा है। इसका नतीजा है कि गूगल ट्रेंड पर चाइनीज एप्लीकेशन रिमूवर शब्द को इसी बीच सबसे ज्यादा खोजा गया। चीन सेना के हमले के बाद इस शब्द की सर्चिंग सबसे ऊपर 100 अंकों तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले रिमूव चाइना एप्लीकेशन करके एक एप्लीकेशन था जिसने गूगल प्ले स्टोर पर अपनी जगह बनाई थी और कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था और इस इंस्टॉलेशन के जरिए भारत के कई यूजर्स ने अपने मोबाइल में से चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया था। हालांकि बाद में गूगल ने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया था। हालांकि इस एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर से हटने के बाद भी चाइनीज एप्लीकेशन की पहचान की जा रही है और भारत के बहुत सारे यूजर्स अपने फोन से चाइनीज एप्लीकेशन को हटा रहे हैं। देश में 10 लाख मरीजों के साथ जुलाई में कोरोना होगा अपने चरम पर। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जुलाई के पहले 2 सप्ताह में 3 लाख मरीज मिल सकते हैं। डेटा समीक्षक जेम्स विलियम्स का मानना है कि 2 जुलाई तक मरीजों की कुल संख्या 6 लाख और 8 जुलाई तक 7 लाख हो सकती है। हालांकि उनका कहना है कि इस आंकड़ों में 1 या फिर 2 दिन का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और साथ में ये भी दावा किया गया है कि जुलाई के अंत तक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख से अधिक हो सकती है। दिल्ली एम्स के निर्देशक ने आशंका जताई है कि देश में कोरोना वायरस का पीक जुलाई तक देखने को मिल सकता है। दिल्ली के ही महामारी के एक्सपर्ट ने कहा है कि देश में 5 लाख मरीजों की संख्या अगले 2 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके बाद जुलाई के आखिरी तक यह आंकड़ा 10 लाख के पार भी पहुंच सकता है। ब्रिटेन में महामारी की दूसरी लहर का खतरा, दुनिया में संक्रमितों की संख्या 96 लाख के पार। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 96,50,604 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। मृतकों की संख्या 4.87 लाख पहुंच चुकी है, मतलब कि ये 5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। लैटिन अमेरिकी देशों में जान गंवाने वालों की संख्या 1 लाख पार कर गई है। ब्राजील में बुधवार को संक्रमण के रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन आज कुछ राहत के साथ संक्रमितों की संख्या 15,247 ही रही है। वहीं WHO ने कहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा या फिर कहे कि मरीजों का आंकड़ा 1 या फिर 2 दिन में ही 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने की चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह महामारी ब्रिटेन में आने वाले दिनों में क्या रूप लेगी, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है, मगर अब तक उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर नए मामले आने और दूसरी लहर आने का खतरा बरकरार है। हांगकांग की इंडिपेंडेंस पर चीनी दखल के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पास। जी हां दोस्तों, हांगकांग की इंडिपेंडेंस खत्म करने के चीन के प्रयासों को समर्थन देने वाले देशों और कंपनियों पर अमेरिकी सीनेट ने प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शुरू कर दिया है। अमेरिका ने हांगकांग के लिए चीन के नए सुरक्षा कानून के खिलाफ ये कदम उठाया है। सीनेट के इस प्रस्ताव में उन बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है जो हांगकांग की इंडिपेंडेंस के खिलाफ चीन का समर्थन देने वालों के साथ कारोबार करते हैं। सीनेट में हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट नाम से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। अब कानून बनाने के लिए इसे व्हाइट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन से पास कराना होगा और फिर उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। अच्छी खबर, स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन में बीते साल 6% की आई कमी। जी हां दोस्तों, स्विस बैंकों में जमा भारतीयों और भारतीय कंपनियों के काले धन में 2019 में तकरीबन 6% की कमी आई है। यह घटकर अब 6,625 करोड़ रह गई है। लगातार तीसरे साल भारतीयों के काले धन में गिरावट आई है। इससे पहले 2017 में 44% की गिरावट आई थी, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा था। उसके बाद 2018 में 11% की कमी आई थी। 2007 के आखिर में यह काला धन सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था।
बीजेपी प्रेसिडेंट का कहना है कि पीएम राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को देकर कांग्रेस ने किया बहुत बड़ा धोखा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर हमला लगातार जारी है। आज भाजपा ने पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मतलब कि जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि भारत के लोगों ने अपने जरूरतमंद साथी नागरिकों की मदद के लिए इसमें दान किया था, लेकिन इसके पैसे को लेकर परिवार के मतलब कि कांग्रेस का परिवार मतलब कि गांधी परिवार के संगठन में हस्तांतरण किया गया। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पीएम राहत कोष का जो पैसा होता है वो संकट के समय लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान किए जा रहे थे। वो लोगों को नहीं पता था, लेकिन कांग्रेस ने उस पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट कर दिया। भाजपा अध्यक्ष मतलब कि जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के लोगों ने अपने साथी नागरिकों को जरूरतमंद के समय मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से पीएम राहत कोष में दान किया था, लेकिन उस पैसे को कांग्रेस ने अपने गांधी परिवार के फाउंडेशन में डाइवर्ट कर दिया। ये भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इससे पहले शुक्रवार को मध्य प्रदेश की वर्चुअल जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान राहुल गांधी गुप्त रूप से भारत में चीन के राजदूत के साथ दिल्ली में वार्ता कर रहे थे। आज गलवान घाटी को लेकर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को एक बहुत बड़ी रकम दान भी की है।